प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की, और इसके अंतर्गत हमने जो लास्ट कक्षा में बात की थी वो की थी राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, उस प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित बातें की थी कुछ, उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। देखिए, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, इसके अंतर्गत हमने बात की थी वनस्पति से संबंधित, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित, और उसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में हम किन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। सर्व महत्वपूर्ण जो घटक था वो वन था, तो हमने वन की कुछ आवश्यक चीज़ों के बारे में देखा। फिर हमने देखा था कि राजस्थान में जो वनों के प्रकार हैं वो वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। उन प्रकारों में हमने दो बात की थी, दो की। पहला बात किया था हमने सागवान वन की, और दूसरी बात की थी हमने उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन हैं उनकी बात की थी, और इसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। अब देखिए, तीसरे की हम बात करते हैं। मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन, ये राजस्थान के अंतर्गत, देखिए प्रकार किसका है, पतझड़ वनों का ही है। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र है, कोटा का क्षेत्र है, राजसमंद का क्षेत्र है, उदयपुर का क्षेत्र है, सिरोही का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में मिश्रित पतझड़ वन दिखाई देते हैं। और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये क्षेत्र 700 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। कह सकते हैं समुद्र तल से जहाँ जिस क्षेत्र की ऊंचाई 700 मीटर से 1200 मीटर के आसपास पाई जाती हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार के वन या किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित पतझड़ वन की वनस्पति पाई जाती है। अब इस मिश्रित पतझड़ के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, उन वृक्षों की हम बात करेंगे। तो देखिए, बरगद, आम, जामुन किस प्रकार के वृक्ष हैं, एक प्रकार से मिश्रित पतझड़ वनों के प्रकार हैं। तो आम है, बरगद है, ये थोड़े से ऊंचे भूभाग, मैदानी भूभाग की बात करेंगे, उससे थोड़ा सा ऊंचा, कितना, 700 मीटर से 1200 मीटर की बात करेंगे, तो उस क्षेत्र में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। और इन वनों का उपयोग देखिए फल के लिए तो किया ही जाता है, साथ साथ में मुख्य जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जा रहा है, इनकी लकड़ियों का जो प्रयोग है वो लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ईंधन के लिए किया जाता है। ये हो गया आपका 3 नंबर मिश्रित पतझड़ वन। अब आगे हम देखते हैं चौथा प्रकार कौन सा है जो राजस्थान में पाया जाता है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र है राजस्थान में, तो कुछ पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं, और कौन सा पर्वतीय वन पाया जाता है ये भी हम देखेंगे। देखिए, इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है जो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है, और इसमें
जयपुर का क्षेत्र आता है, अजमेर का, अलवर का, और कहीं कहीं हमें जोधपुर में भी इस प्रकार के कुछ पर्वतीय वन दिखाई देते हैं। तो पर्वतीय जो वन हैं वो कहीं कहीं जयपुर में, अजमेर में, अलवर में और जोधपुर में हमें दिखाई देते हैं। इन वनों का जो क्षेत्र दर्शा रखा है वो दर्शा रखा है 10,000 हेक्टेयर भूमि पर। पूरे राजस्थान की बात करेंगे हम तो 10,000 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस प्रकार के पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा जो वन है वो पाया जाता है, सालर वन है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है राजस्थान के अंतर्गत। और ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जो 430 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचा हो, कहने का तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र हो जो धरातल से 430 मीटर की ऊंचाई से अधिक पाया जाता है। ऐसे भूभाग में किस प्रकार का वन पाया जाएगा, सालर वन पाया जाएगा। और किस क्षेत्र में होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं राजस्थान की दृष्टि से उत्तरी अरावली के क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देखिए इन वनों का जो उपयोग है वो मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। जो सालर वन है इसका उपयोग पैकिंग के लिए किया जाता है, सामान को पैकिंग करने के लिए। आप ये सोच रहे होंगे जो प्लास्टिक हैं वो इससे बना है, ये नहीं। जो डिब्बे आपने देखे हैं, जो लकड़ियों के डिब्बे बने होते हैं, वो किसके द्वारा, इसी सालर वन के द्वारा बने होते हैं। और वो भी जैसे मशीनें वगैरह की बात करें हम तो मशीनें इसी प्रकार की पैकिंग में जो लकड़ी के बने डिब्बे होते हैं उनमें आती है कुछ मशीनें। तो वो पैकिंग है वो इन्हीं वनों के द्वारा जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उससे किया जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब उसके बाद में एक प्रकार से और देख रहे हैं हम, पाँच नंबर है नदी तट वाले वन। नदी तट वाले, नदी के जो तट होते हैं उन तटों के आसपास के क्षेत्र में क्या हमें मिलती है, हमें वनस्पति मिलती है। और उसको हम इन्हीं वनों के स्वरूप में देखेंगे कि वो वनस्पति कैसे उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार की वनस्पति वो हमें मिलती हैं। तो इसके बारे में देख रहे हैं हम। देखिए सबसे पहले तो हम राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत हम नदियों की बात करते हैं या नदी संगमों की बात करते हैं या प्रयाग जल की बात करते हैं। तो इस दृष्टि से, नदियों की दृष्टि से, ये जल की क्षमता की दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ जल की क्षमता क्या है, बिल्कुल कम है। नदियों की संख्या भी क्या है, बिल्कुल कम है। कम क्यों हैं? क्योंकि नदियाँ यहाँ पर अधिकांश जो नदियाँ हैं वो अधिकांश नदियाँ क्या हैं, मौसमी हैं, मौसम के अनुसार ही प्राप्त होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। इस कारण क्या है, नदियों के जो जल की क्षमता है वो क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर दूसरी बात करेंगे सतही जल की। सतही जल की क्षमता भी बिल्कुल कम दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है
वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कारण सही जल संरक्षित नहीं हो पाता है अधिक समय के लिए और वो वाष्पीकृत होकर चला जाता है। तो नदियों में भी हमें जल की क्षमता कम दिखाई दे रही है और सतही जल में भी हमें क्षमता कम दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कई बार, जैसे हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वर्षा होती है। जब ज़्यादा वर्षा होती है तो उस समय क्या होगा, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी दिखाई देती है अधिकांश भागों में, और इसके कारण इसमें नमी सोखने की मात्रा बिल्कुल कम होती है। तो कई बार जब वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक हो जाती है तो किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं वो नदियां भर जाती हैं और भरकर क्या हैं, यहाँ का जो जल है वो तटों से बाहर आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जब ये बाहर आ जाएगा, तटों से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ का जो क्षेत्र है वो नमी ग्रहण कर लेगा और यहाँ पर कुछ वनस्पति हमें दिखाई देने लगेगी। और अब देखिए, ये जो नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों से लगभग 2 किलोमीटर की बात करेंगे तो 2 किलोमीटर तक इस प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देती है। ये नदी है, ये नदी का तट है, इससे आप 2 किलोमीटर दूर देख लीजिए, वहाँ पर जो वनस्पति दिखाई देगी आपको वो इसी नदी तट के कारण बनी हुई वनस्पति दिखाई देगी आप। और जब नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये अरावली क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र है, ये इसका पूर्वी भाग हो गया, ये इसका क्या हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। अब कुछ नदियां यहाँ भी निकलती हैं पश्चिमी भाग में भी, और कुछ नदियां पूर्वी भाग में भी निकलती हैं। अब देखिए, जो पूर्वी भाग में नदियां निकलती है कई बार इनसे गाढ़ उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसके आसपास के क्षेत्र में कई बार जल तट से बाहर आ जाता है, तो वहाँ पर वनस्पति दिखाई देती है। कौन कौन सी वनस्पति हैं, आम, नीम, पीपल, शीशम, ये सारी की सारी वनस्पति कहाँ, अरावली के किस भाग में नजर आ रही हैं, ये पूर्वी भाग में नजर आ रही हैं। वहीं हम बात करेंगे पश्चिमी भाग की, तो पश्चिमी भाग के अंतर्गत हमने देखा था लूनी नदी है, और इस लूनी नदी के क्षेत्र में भी हमें पश्चिमी भाग में कुछ वनस्पति दिखाई देती हैं, जैसे रोहिड़ा, बबूल, खेर, ये सारी की सारी वनस्पति कहाँ नजर आएगी हमें, ये सारी की सारी वनस्पति पश्चिमी भाग में नजर आएगी। तो हमने जो नदी तट वाले वन हैं उनकी बात की है कि यहाँ पर राजस्थान जल की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कई बार मौसमी कारणों से वर्षा ऋतु के समय में बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण नदी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में जल चला जाता है, जिससे वो क्षेत्र नमी धारण कर लेता है और उससे वनस्पतियों का विकास होता है। और अरावली का जो क्षेत्र है वहीं से अधिकांश नदियाँ निकलती हैं। तो इसके पूर्व और इसके पश्चिम में बात करेंगे तो ऐसे इस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है। पूर्वी साइड में देखा हमने आम, नीम, पीपल, शीशम, और पश्चिमी साइड में हमने देखा रोहिड़ा, बबूल, खेर। ये कुछ वनस्पतियाँ हैं जिसकी चर्चा हमने की। अब आगे देखिए, अगला जो प्रकार आता है वो प्रकार कौन सा है? शुष्क वन।
ड्राई फॉरेस्ट। शुष्क वन के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है, कहाँ पर ये राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है? तो देखिए, हमने देखा है कि ये अरावली का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत हमने दो पार्ट देखे थे। ये भाग तो था अर्धशुष्क और ये भाग था शुष्क। इस शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क वन पाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शुष्क वन कहाँ पर प्राप्त होंगे हमें? जहाँ पर वर्षा का जो वितरण है वो 25 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलेंगे आपको? शुष्क वन मिलेंगे। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा आपने पढ़ी है, हमने भौतिक प्रदेशों में भी देखा था, हमने जलवायु के अंतर्गत भी देखा था कि ये जो शुष्क क्षेत्र है ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं 25 सेंटीमीटर से? बीकानेर, जोधपुर, कुछ क्षेत्र आता है जैसलमेर, चूरू। ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है और इसके अंतर्गत किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? शुष्क वनों की वनस्पति पाई जाती हैं। और देखिए, ये जो शुष्क क्षेत्र में वनस्पति उगती हैं तो इन वनों का आकार क्या होता है? आकार देखें तो आकार बिल्कुल छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। जब वनों का आकार छोटा होगा तो हम उसको किस में सम्मिलित कर लेंगे? झाड़ियों में सम्मिलित कर लेंगे। किस में सम्मिलित कर लेते हैं? हम उनको झाड़ियों में सम्मिलित कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र में झाड़ियों की संख्या क्या पाई जाती हैं? अधिक पाई जाती हैं। अब ऐसी कौन कौन से वन या झाड़ियां हैं जो शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं? देखिए, रोहिड़ा, खेर, केर और बबुल, खेजड़ी हम बात करेंगे। खेजड़ी प्रमुख वृक्ष पाया जाता है, खेजड़ी। तो ये सारे के सारे वन किस में आते हैं? शुष्क वनों में आते हैं। खेजड़ी हो गया, रोहिड़ा हो गया, खेर हो गया, केर हो गया, ये सारे किस प्रकार के वन हैं? शुष्क वन हैं। लेकिन अब इन शुष्क वनों को क्या किया जा रहा है? धीरे धीरे नमी प्रदान की जा रही है ताकि इनकी ग्रोथ क्या हो? अधिक हो। और वो नमी किसके द्वारा प्राप्त की जा रही है? एक नहर के द्वारा प्राप्त की जा रही है। वो नहर है IGNP, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इनको सिंचित किया जा रहा है जिससे इनकी ग्रोथ हो सके। तो ये हमने देखा। अब आगे एक और आता है जो लास्ट हैं, कुल 7 प्रकार से वन सम्मिलित हैं राजस्थान के अंतर्गत। इन्हीं 7 वनों की हम बात कर रहे हैं। अर्ध सदा बहार वन। अब देखिए, हमने पढ़ा है सदाबहार वन, लेकिन ये अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसका तात्पर्य क्या है और ये कहाँ पर देखे जाते हैं? देखिए, सदाबहार वन वो होते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वो कौन से वन होते हैं? सदाबहार वन। लेकिन ये अर्ध उष्णकटिबंधीय हैं। क्या है? अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, पूर्ण रूप से सदाबहार वन नहीं है। तो ये जो वन है यहाँ पर जितनी विषुवत रेखा के क्षेत्रों में सदाबहार वन दिखाई दे रही हैं, इतने कंजेस्टिव यहाँ पर है नहीं, इसलिए इनको क्या बोला है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है राजस्थान का, वो कितना आता है? ये उष्ण कटिबंध में आता है। लेकिन उसके ऊपर का क्षेत्र शीतोष्ण में आ जाता है।
तो यहाँ शीतोष्ण जैसी स्थिति नहीं है, इसलिए हम इसको पूर्ण रूप से उष्ण भी नहीं कहेंगे ऊपरी क्षेत्र को, और न ही हम क्या कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक स्थिति नहीं मिलती। तो ये एक प्रकार का अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दिखाई देता है। और यहाँ जो आबू क्षेत्र हैं, वो आबू क्षेत्र हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र, इन्हीं पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के पर्वतीय वन दिखाई देते हैं, ये सदाबहार के रूप में पर्वतीय वन दिखाई देते हैं। और इसमें कौन कौन से वन आते हैं, देखिए आम है, बांस जो है प्रमुख हैं, सागवान हैं, ये सारे के सारे क्या है अर्ध सदाबहार वन के रूप में देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जलवायु है वो जलवायु भी कैसी मिलती है, ठंडी जलवायु मिलती है। कैसी जलवायु मिलती है, ठंडी। अब वो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में इसी प्रकार के सदाबहार वन दिखाई देते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। और इसी के अंतर्गत आम है, बांस है और सागवान है, ये सारे के सारे वन दिखाई देते हैं। तो ये हमने वनों के प्रकार देखे राजस्थान के अंतर्गत, और इससे आगे हम बात करेंगे वनोन्मूलन की और उसके संरक्षण की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।